हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर मैंने नाइट ऑफ द सेवन किंगडम की बुक को भी हिंदी में अपलोड कर दिया है, तो वो भी जाके चेक कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किंग एगोन फर्स्ट टारगेरियन ने अपनी दोनों बहनों से शादी की, रेनिस और विशेन्या, और ये दोनों ही ड्रैगन राइडर थी। उनके सिल्वर गोल्ड कलर के बाल, आंखें बैंगनी, और वो बिल्कुल असली टारगेरियन जैसे खूबसूरत थी। इसके अलावा दोनों रानियां बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी, जितने की दो औरतें हो सकती है, बस एक बात को छोड़कर। दोनों ने राजा को एक बेटा दिया। सबसे पहले एनिस का जन्म हुआ। 7 AC में एगोन की छोटी पत्नी रेनिस का यह लड़का जन्म के समय में बहुत छोटा और कमजोर था, और वो हर समय रोता रहता, और ऐसा कहा जाता है कि उसके हाथ पैर पतले और कमजोर थे, और उसकी आंखें हमेशा आंसू से भरी रहती। राजा के मिस्टर को उसके जिंदा रहने की चिंता सताती रहती। वह अपनी दाई का भी दूध नहीं पीता, और वह अपनी माँ का भी दूध नहीं पीता। अफवाह थी कि जब उसका दूध छुड़ाया गया तो वह पूरे 2 सप्ताह तक रोता चिल्लाता रहा। वह किंग एगोन से इतना अलग था कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि राजा उसके असली पिता नहीं है, बल्कि एनिस, रानी रेनिस के कई चाहने वाले हैंडसम लोगों में से किसी एक की नाजायज औलाद है, शायद किसी गायक, मरमर या माइम का बेटा। राजकुमार की ग्रोथ भी बहुत धीमी थी। जब उसे यंग ड्रैगन क्विक सिल्वर दिया गया, जो कि उसी साल ड्रैगन स्टोन पर पैदा हुआ था, तब एनिस टारगेरियन की सेहत में सुधार हुआ। राजकुमार एनिस 3 साल का था जब उसकी माँ रेनिस और उसका ड्रैगन मेराक्सिस को ड्रोन में मार डाला गया। रानी रेनिस की मौत के बाद से राजकुमार एनिस टारगेरियन बहुत दुखी रहने लगा, और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, और वह अपने घुटनों के बल चलने लगा, जैसा कि वह 1 साल की उम्र में चलता था, और ऐसे लगता था मानो कि वह चलना ही भूल गया हो। और उसके पिता उससे बहुत निराश हो गए, और दरबार में ये अफवाहें उड़ने लगी कि राजा एगोन अब दूसरी शादी कर सकता है, क्योंकि रेनिस मर चुकी है और विशेन्या के अब कोई भी बच्चा नहीं है, या फिर वह शायद बांझ हो। राजा ऐसे मामलों पर अपने खुद की सलाह रखता था, इसलिए कोई कह नहीं सकता था कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। लेकिन फिर भी कई बड़े लॉर्ड और नोबल नाइट अपनी कुंवारी बेटियों के साथ में दरबार में आए, जिसमें से हर एक पिछली वाली से ज्यादा खूबसूरत थी। और ऐसी अटकलें 11 AC में खत्म हो गई जब रानी विशेन्या ने अचानक से घोषणा की कि वह राजा के बच्चे को जन्म देने वाली है। उसने पूरे भरोसे के साथ में घोषणा की कि यह एक बेटा होगा, और हुआ ऐसा भी। 12 AC में वह राजकुमार इस दुनिया में रोता हुआ आया। कोई भी नया जन्मा बच्चा मेगोर टारगेरियन से ज्यादा मजबूत नहीं था। मिस्टर और दाइयों ने भी ऐसा माना। जन्म के समय में उसका वजन उसके भाई एनी से लगभग 2 गुना था। दोनों सौतेले भाई कभी भी करीब नहीं थे। राजकुमार एनिस वारिस था, और राजा एगोन उसे अपने पास में रखता। जैसे जैसे राजा एक महल से दूसरे महल में घूमता, वैसे ही राजकुमार एनिस भी उनके साथ में घूमता, और वहीं पर प्रिंस मेगोर अपनी माँ के साथ में रहता। जब वह दरबार लगाती तो वह उनके पास में बैठा रहता। उन सालों में रानी विशेन्या और राजा एगोन अक्सर अलग रहते थे। जब वह किसी रॉयल प्रोग्रेस पर नहीं होता तो एगोन किंग्स लैंडिंग और एगोन फोर्ट लौट जाता, जबकि विशेन्या और उसका बेटा मेगोर ड्रैगन स्टोन पर ही रहते। इसी वजह से लॉर्ड्स और आम लोग मेगोर को ड्रैगन स्टोन का प्रिंस कहने लगे। जब मेगोर 3 साल का था तब रानी विशेन्या ने अपने बेटे के हाथ में तलवार थमा दी, और ऐसा कहा जाता है कि तलवार के मिलते ही उसने महल की एक बिल्ली को मार डाला। हालांकि कुछ लोग उसे बाद में दुश्मन द्वारा फैलाई गई कुछ अफवाहें मानते थे। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजकुमार ने तुरंत तलवारबाजी सीख ली थी। उसने पहले मास्टर एट आर्म के लिए उसकी मां ने सर गावेन कॉर्बरे को चुना, जो कि 7 राज्यों में सबसे खतरनाक नाइट था। राजकुमार एनिस अक्सर अपने पिता के साथ में रहता, इसलिए उसे योद्धा बनने की ट्रेनिंग ज्यादातर एगोन के किंग्स गार्ड के नाइट से मिली, और कभी कभी खुद राजा एगोन से भी। उसके ट्रेनर और मास्टर एट आर्म का मानना था कि एनिस मेहनती है और उसमें हिम्मत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें अपने पिता जैसी कदकाठी और ताकत नहीं। एक योद्धा के तौर पर वह बस एक ठीक ठाक ही योद्धा था। भले ही राजा एगोन ने उसे अपनी ब्लैक
एक बार तलवार दी हो। उसके सिखाने वाले आपस में कहते थे कि एनिस लड़ाई में खुद को शर्मिंदा नहीं करेगा, लेकिन उनके बहादुरी के किस्से या गाने कभी नहीं गाए जाएंगे। इस राजकुमार के पास जो हुनर है वह कुछ और ही था। एनिस खुद एक अच्छा सिंगर था और उसकी आवाज बहुत मीठी और सुरीली थी। वह विनम्र और आकर्षक था। बिना किताबी ज्ञान के भी वह काफी होशियार था और वो आसानी से अपने दोस्त बना लेता और लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करती, चाहे वो ऊंचे खानदान की हो या आम घरों की। एनिस को घुड़सवारी का भी शौक था। उसके पिता ने उसे कई तरह के घोड़े दिए, कोर्सर, पेल्फ्रे और डेस्टीरियर, लेकिन उसका सबसे पसंदीदा सवारी उसका ड्रैगन क्विक सिल्वर ही था। प्रिंस मेगोर भी घुड़सवारी में माहिर था, लेकिन उसे घोड़े, कुत्ते या किसी भी जानवर से कोई खास प्यार नहीं था। जब वो 8 साल का था तो अस्तबल में एक पेल्फ्रे ने उसे लात मारी तो मेगोर ने उस घोड़े को चाकू मार मार कर मार डाला और जानवर की चीख सुनकर जब अस्तबल के लड़के आए तो मेगार ने उस लड़के का आधा चेहरा जख्मी कर दिया। ड्रैगनस्टोन के प्रिंस के इतने सालों में कई साथी रहे, लेकिन कोई भी सच्चा दोस्त नहीं बना। वह एक झगड़ालू लड़का था और जल्दी बुरा मान जाता और वह माफी देने वालों में से नहीं था। वह गुस्से में तो और भी ज्यादा डरावना लगता। हालांकि हथियार चलाने के मामले में उसके स्किल्स का कोई भी मुकाबला नहीं था। 8 साल की उम्र में वह एक स्क्वायर बन गया और 12 साल की उम्र तक टूर्नामेंट में वह अपने से 4 या 5 साल बड़े लड़कों को भी घोड़ों से नीचे गिरा देता और कभी कभी तो वह महल के आंगन में काफी अनुभवी सैनिकों को भी हरा देता। 25 ऐसी में उसके 13वें जन्मदिन पर उसकी माँ विशेन्या ने अपनी वेलेरियन स्टील की बनी डार्क सिस्टर तलवार भी दे दी। यह बात मेगोर की शादी से 6 महीने पहले की है। टारगेरियन लोगों में हमेशा से रिश्तेदार में शादी करने का पुराना रिवाज था। भाई बहन में शादी करना सबसे अच्छा माना जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो लड़की अपने चाचा, कजिन या भतीजे से, तो वहीं पर लड़का अपने कजिन, आंटी या भतीजी से शादी कर सकता था। यह रिवाज ओल्ड वलेरिया से चला आ रहा था, जहाँ पर कई पुराने हाउस में यह आम था, खासकर उन हाउस में जो ड्रैगन पालते थे और उनकी सवारी करते। समझदारी यही थी कि ड्रैगन का खून साफ रहना चाहिए। कुछ जादूगर राजकुमार भी जब चाहे एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे, लेकिन यह भाई बहन की शादी से ज्यादा कॉमन नहीं था। डूम ऑफ वलेरिया से पहले कुछ समझदार लोगों ने लिखा, वहाँ हजारों देवताओं की पूजा की जाती और वो किसी से डरते नहीं थे। इसलिए बहुत कम ही लोग थे जो इस अजीब सी रिवाजों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते। लेकिन वेस्टरोस में ऐसा नहीं था, जहाँ पर द फेथ की ताकत पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जाता। नॉर्थ में अभी भी ओल्ड गॉड की पूजा की जाती है और आयरन आइलैंड में ड्राउंड गॉड की, लेकिन बाकी दुनिया में 7 रूप वाला द सेवन एक ही देवता को माना जाता है और इस धरती पर उसकी आवाज ओल्ड टाउन के हाई सेप्टन थे। द फेथ की मान्यताओं और उनके सिद्धांत जो सदियों से खुद एंडोल से चले आ रहे थे। द फेथ के लोग टारगेरियन द्वारा किए जाने वाले वलेरियन शादी और उसकी रीति रिवाज की बुराई करते और उन्हें गलत मानते थे। पिता और बेटी, माँ और बेटे या भाई और बहन के बीच में शारीरिक संबंधों को एक घिनौना पाप माना जाता और ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाली संतान को देवताओं और इंसानों की नजर में घिनौना माना जाता। इस बात को देखा जाए तो द फेथ और हाउस टारगेरियन के बीच में झगड़ा होना तय था। असल में बहुत से धर्म गुरुओं और फेथ के फॉलोवर लोगों ने यह उम्मीद की थी कि एगोन कॉन्क्वेस्ट के दौरान हाई सेप्टन एगोन और उनकी बहनों के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन तब वो बहुत ज्यादा नाराज हुए जब हाई सेप्टन के प्रमुख ने लॉर्ड हाईटावर को ड्रैगन का विरोध न करने की सलाह दी और यहाँ तक कि उन्होंने उसका दूसरा राज्याभिषेक करके उन्हें आशीर्वाद भी दिया। और ऐसा कहा जाता है कि मेल जोल करने से स्वीकार्यता बढ़ जाती है। जिस हाई सेप्टन ने एगोन द कॉन्करर का राज्याभिषेक किया था वो 11 एसी में अपनी मृत्यु तक अपने सेफर्ड के पद पर बना रहा। तब तक राज्य को 2 रानियों वाले राजा की आदत हो गई और उनकी पत्नियां होने के साथ साथ उनकी बहनें भी थी। राजा एगोन ने हमेशा फेथ का सम्मान करने का ध्यान रखा। उन्होंने उनके ट्रेडिशनल राइट और उनके स्पेशल राइट की रक्षा की और उनकी संपत्ति को टैक्स फ्री कर दिया। यह माना कि अगर किसी सेप्टन या सेप्टा या द सेवन के दूसरे भक्तों पर गलत काम करने का आरोप लगता है तो उसका मुकदमा केवल द फेथ की अपनी अदालत में ही चलेगा। फेथ और आयरन थ्रोन के बीच में यह समझौता किंग एगोन के पूरे शासन काल में जारी रहा। 11 एसी से लेकर 37 एसी के बीच में 6 हाई सेप्टन ने क्रिस्टल
का ताज पहना। राजा एगोन का उन सभी हाई सेप्टन के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे और जब भी राजा ओल्ड टाउन में जाते तो वह स्टारी सेप्ट में जरूर जाते, और लेकिन फिर भी भाई बहन की शादी का सवाल स्टारी सेप्ट के नीचे जहर की तरह सुलगता रहा। हालांकि राजा एगोन के राज में हाई सेप्टन ने कभी भी राजा की शादी अपनी बहनों के साथ होने के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इस शादी को कानूनी तौर पर वैध भी नहीं ठहराया। फेथ के निचले स्तर के लोग जैसे गांवों के सेप्टन, होली सिस्टर, भीख मांगने वाले भाई या पुअर फेलो अभी भी मानते थे कि भाई का बहन के साथ सोना या एक आदमी की 2 पत्नियां होना, इस बात को वो कभी भी पाप मानते थे। हालांकि एगोन द कॉन्करर की कोई बेटी नहीं थी, इसलिए यह मामला तुरंत सामने नहीं आया और एगोन के बेटों के पास शादी करने के लिए उनकी बहनें नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी पत्नियों को दूसरे हाउसेज में ढूंढना पड़ा। प्रिंस एनिस की शादी सबसे पहले हुई 22 AC में उन्होंने लॉर्ड एथन बलेरिन की बेटी लेडी एलिसा से शादी की। वह 15 साल की थी, जो कि प्रिंस एनिस के ही उम्र की थी, और उसके बाल भी सिल्वर कलर के और आंखें बैंगनी थी। क्योंकि हाउस बलेरियन भी प्राचीन वलेरियन वंश का था, राजा एगोन की माँ भी एक वलेरियन थी, इसलिए इस विवाह को भाई बहन का नहीं बल्कि चचेरे भाई बहन का मेल माना गया। यह शादी जल्दी सुखी और सफल साबित हुई और अगले ही वर्ष एलिसा ने एक छोटी बेटी को जन्म दिया। प्रिंस एनिस ने अपनी माँ रेनिस के सम्मान में उसका नाम रेना रखा। अपने पिता एनिस की तरह वह लड़की जन्म के समय में छोटी थी, लेकिन उसके विपरीत वह एक खुश मिजाज और स्वस्थ बच्ची निकली, जिसकी आंखें चुलबुली और बैंगनी थी और बाल चांदी की तरह चमकीले। ऐसा लिखा गया है कि जब एगोन ने पहली बार अपनी पोती रेना को अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उसके बाद में वो उस बच्ची पर जान छिड़कने लगे, शायद इसलिए क्योंकि वह उन्हें अपनी खोई हुई रानी रेनिस की याद दिलाता, जिसके नाम पर उसका नाम रखा गया। जैसे ही रेना के जन्म की खुशखबरी पूरे देश में फैली तो पूरा साम्राज्य खुशी में झूम उठा, सिवाय शायद रानी विशेन्या के। प्रिंस एनिस आयरन थ्रोन के उत्तराधिकारी थे, लेकिन अब यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या प्रिंस मेगोर उत्तराधिकारी की सूची में दूसरे स्थान पर रहेंगे या अब वो नवजात राजकुमारी रेना के बाद में तीसरे स्थान पर आ गए हैं। रानी विशेन्या ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव रखा कि रेना की सगाई मेगोर से कर दी जाए, जो अभी अभी 11 साल के हुए हैं। हालांकि एनिस और एलिसा ने इस रिश्ते का विरोध किया और जब यह खबर स्टारी सेप्ट तक पहुंची तो हाई सेप्टन ने राजा को चेतावनी देते हुए एक रेवन भेजा कि फेथ इस तरह की शादी को पसंद नहीं करेगा। हाई सेप्टन ने मेगोर के लिए एक अलग दुल्हन का प्रस्ताव रखा, जिसमें वह अपनी खुद की भतीजी सेरिस हाईटावर, जो ओल्ड टाउन के लॉर्ड मैनफर्ड सेकंड हाईटावर की बेटी थी। राजा एगोन ने ओल्ड टाउन और वहाँ के शक्तिशाली घरानों के साथ में होने वाले फायदों को देखते हुए एगोन ने उसे बुद्धिमानी समझी और प्रिंस मेगोर और सेरिस हाईटावर की शादी के लिए राजी हो गए। और इस तरह से 25 AC में ड्रैगनस्टोन के प्रिंस मेगोर टारगेरियन ने ओल्ड टाउन के स्टारी सेप्ट में लेडी सेरिस हाईटावर से शादी कर ली और खुद हाई सेप्टन ने यह शादी पूरी करवाई। मेगोर उस समय केवल 13 साल के थे और उनकी दुल्हन सेरिस हाईटावर उनसे 10 साल बड़ी थी, लेकिन उस रात के गवाह बने लॉर्ड का मानना था कि प्रिंस मेगोर एक ऊर्जावान पति साबित हुए और मेगोर ने खुद गर्व से कहा था कि उन्होंने उस रात कई बार वैवाहिक शारीरिक संबंध बनाए। नाश्ता करते समय मेगोर ने घोषणा की कि कल रात मैंने हाउस टारगेरियन के लिए एक बेटा तैयार कर दिया है और अगले साल बेटा आया तो सही और उसका नाम उसके दादा के नाम पर एगोन रखा गया, लेकिन वह लेडी एलिसा और प्रिंस एनिस का बेटा था। एक बार फिर द 7 किंगडम में जश्न मनाया गया। वह छोटा राजकुमार हट्टा कट्टा और गुस्सेल था और खुद राजा एगोन ने कहा था कि उसमें एक वॉरियर की झलक दिखती है, जबकि कई लोग अब भी इस बात पर बहस कर रहे थे कि प्रिंस मेगोर या उसकी भतीजी रेना में से किसे उत्तराधिकार की प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ लग रही थी कि एनिस के बाद में उसका बेटा एगोन ही राजा बनेगा, ठीक वैसे ही जैसे एगोन द कॉन्करर के बाद में प्रिंस एनिस का राजा बनना तय था। आने वाले अगले कई सालों में हाउस टारगेरियन में एक के बाद में एक कई बच्चों का जन्म हुआ, जिसने राजा एगोन को तो बहुत खुश किया, लेकिन रानी विशेन्या के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। 29 AC में प्रिंस एगोन को एक छोटा भाई मिला जब एलिसा ने प्रिंस एनिस के दूसरे बेटे विसेरिस को जन्म दिया। 34 AC में एलिसा ने अपने चौथे बच्चे और तीसरे बेटे जहरिस को जन्म दिया और फिर 36 AC में एक और बेटी हुई जिसका नाम एलिसेन रखा गया। जब उसकी छोटी बहन एलिसेन का जन्म हुआ तब राजकुमारी रेना 13 साल की थी और ग्रैंड मिस्टर ग्वेन ने गौर किया कि रेना इस बच्चे को देखकर इतनी खुश थी कि कोई भी उसे एलिसेन की माँ समझ बैठता। प्रिंस एनिस और एलिसा की सबसे बड़ी बेटी रेना एक शर्मीली और अपने ही सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी, जो दूसरे बच्चों के बजाय जानवरों
के साथ में ज्यादा सहज महसूस करती। बचपन में वह अक्सर अजनबियों के सामने अपनी माँ के स्कर्ट के पीछे छुप जाया करती और अपने पिता के पैर से चिपक जाती। लेकिन उसे महल की बिल्लियों को खाना खिलाना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने बिस्तर पर 1 या 2 पिल्लों के साथ में रहती। हालांकि उसकी माँ ने उसके साथ खेलने के लिए कई बड़े और छोटे लॉर्ड्स की बेटियों को भेजा, लेकिन रेना उनमें से किसी के साथ में घुलती मिलती नहीं थी और उसे किताबों का साथ ज्यादा पसंद था। हालांकि 9 साल की उम्र में रेना को ड्रैगन स्टोन की गुफाओं से एक नवजात ड्रैगन मिला और उस छोटे ड्रैगन का नाम ड्रीम फायर रखा गया। रेना और ड्रीम फायर बहुत जल्दी गहरे दोस्त बन गए। अपने ड्रैगन के साथ होने पर राजकुमारी का शर्मीलापन अब धीरे धीरे कम होने लगा। 12 साल की उम्र में उसने पहली बार आसमान में उड़ान भरी और उसके बाद भले ही वह एक शांत लड़की बनी रही हो, पर किसी ने उसे डरपोक कहने की हिम्मत नहीं की। कुछ समय बाद रेना को अपनी चचेरी बहन लारिसा वलेरियन के रूप में अपना पहला सच्चा दोस्त मिल गया। ज्यादातर समय तक ये दोनों लड़कियां हमेशा साथ रहती, जब तक कि लारिसा को अचानक ड्रिफ्ट मार्क वापस नहीं बुला लिया गया ताकि उसकी शादी टार्थ के इवान स्टार के दूसरे बेटे से कर सके। हालांकि युवा लोग मुश्किल में उभरने में माहिर होते हैं और राजकुमारी को जल्द ही हैंड ऑफ द किंग की बेटी सामता स्टोकवर्थ के रूप में एक नई सहेली मिल गई और कहा जाता है कि राजकुमारी रेना ने ही राजकुमारी एलिसेना के पालने में एक ड्रैगन का अंडा रखा था, ठीक वैसे ही जैसे 2 साल पहले उसने प्रिंस जेहरिस के लिए किया था। यदि ये कहानियां सच है तो उन्हीं अंडों में से सिल्वर विंग और वर्मीथोर नाम के ड्रैगन निकले, जिनका आने वाले समय के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना तय था। राजकुमारी रेना का अपने भाई बहनों के प्रति प्यार और हर एक नए टारगेरियन राजकुमार के जन्म पर साम्राज्य की खुशी में प्रिंस मेगोर और उसकी माँ विशेन्या शामिल नहीं होते थे, क्योंकि प्रिंस एनिस के घर आए नए बेटों के जन्म से प्रिंस मेगोर को एयर टू द थ्रोन की लाइन में और भी पीछे धकेलता जा रहा था। और कुछ लोगों तो अब यह भी मानने लग गए थे कि प्रिंस मेगोर का स्थान अब प्रिंस एनिस के बेटियों के भी बाद आता है। और इन सब के बीच में मेगोर खुद संतानहीन थे, क्योंकि शादी के इतने साल के बाद में भी लेडी सेरिस हाईटावर मां नहीं बन पा रही थी। हालांकि युद्ध के मैदान और टूर्नामेंट में प्रिंस मेगोर की उपलब्धियां उनके भाई एनिस से कहीं भी ज्यादा थी। 28 एसी में रिवरन के एक बड़े टूर्नामेंट में मेगोर ने लगातार मुकाबलों में किंग्स गार्ड के 3 नाइट को उनके घोड़ों से गिरा दिया और आखिर में वो उस टूर्नामेंट के विजेता से हार गए। मेली युद्ध में कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता था और उसके बाद उसके पिता एगोन द कॉन्करर ने खुद मैदान पर जाकर उन्हें नाइट की उपाधि दी और उसे ब्लैक फायर जैसी शानदार तलवार से सम्मानित किया। मात्र 16 साल की उम्र में प्रिंस मेगोर 7 किंगडम के सबसे कम उम्र के नाइट बन गए और इसके बाद प्रिंस मेगोर ने और भी कई अद्भुत और साहसी कारनामे किए। 29 एसी और फिर 30 एसी में मेगोर ने ओस्मंड स्ट्रोंग और एथन वलारियन के साथ मिलकर स्टेपस्टोन में लाइसिन के समुद्री लुटेरे सारगोसो सान को खत्म करने का अभियान चलाया। स्टेपस्टोन पर उन्होंने कई खूनी लड़ाइयां लड़ी और खुद को निडर और खतरनाक साबित किया। और 31 एसी में उन्होंने रिवरलैंड के एक कुख्यात लुटेरे नाइट, जिसे जाइंट ऑफ द ट्राइडेंट कहा जाता था, उसे ढूंढ निकाला और उसे मार दिया। हालांकि मेगोर अभी तक ड्रैगन राइडर नहीं बने थे। एगोन के शासन के अंतिम वर्षों में ड्रैगन स्टोन की आग के बीच में 1 दर्जन भर ड्रैगनों ने जन्म लिया और राजकुमार मेगार को उन ड्रैगन क्लेम करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उसने इन सभी ड्रैगन को ठुकरा दिया। जब उसकी छोटी भतीजी रेना, जो मात्र 12 साल की थी, अपने ड्रीम फायर ड्रैगन पर सवार होकर आसमान में उड़ान भरती तो मेगोर की यह नाकामी किंग्स लैंडिंग में चर्चा का विषय बन जाती। एक दिन दरबार में लेडी एलिसा ने इस बात पर मेगोर को चिढ़ाते हुए सबके सामने पूछा कि क्या मेरे देवर ड्रैगन से डरते हैं। इस मजाक पर प्रिंस मेगोर बहुत गुस्से में लाल हो गए, लेकिन फिर उन्होंने बड़ी शांति के साथ में जवाब दिया कि उसके लायक सिर्फ एक ही ड्रैगन है। एगोन द कॉन्करर के शासन के अंतिम 7 साल बिल्कुल शांतिपूर्ण गुजरे। डोर्निस युद्ध की निराशों के बाद राजा ने डोर्न की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। शांति समझौते के 10वें सालगिरह पर वो अपने ड्रैगन वलेरियन पर सवार होकर सनस्पियर गए ताकि वहां की राजकुमारी डेरिया मार्टिल के साथ में दोस्ती की दावत यानी कि फीस्ट ऑफ फ्रेंडशिप कर सके। और इसमें प्रिंस एनिस अपने ड्रैगन क्विक सिल्वर पर बैठकर उनके साथ में गए, जबकि मेगोर ड्रैगन स्टोन पर ही रुके रहे। एगोन ने फायर एंड ब्लड के दम पर 7 राज्यों को एक किया, लेकिन 33 एसी में अपना 60वां जन्मदिन मनाने के बाद में उन्होंने अपना ध्यान निर्माण कार्यों पर लगाया। साल का आधा समय अभी भी रॉयल प्रोग्रेस में बीता और अब प्रिंस एनिस और उसकी पत्नी लेडी एलिसा एक किले से दूसरे किले की तरफ यात्रा करते, जबकि बुढ़ा राजा एगोन अपना समय कभी ड्रैगन स्टोन पर तो कभी किंग्स लैंडिंग में बिताते। मछुआरों का वह गांव जहां पर एगोन पहली बार उतरे थे, उस समय से लेकर अब तक यह गांव
1 लाख की आबादी वाला एक विशाल और बदबूदार शहर में बदल चुका था। केवल ओल्ड टाउन और लेनिसपोर्ट ही उनसे बड़े थे। फिर भी किंग्स लैंडिंग कई मायनों में अभी भी एक आर्मी कैंप जैसा ही था, जो एक बेढंगे तरीके से फैल गया, गंदा, बदबूदार, अस्थायी और बिना प्लान किया हुआ। और एगोन फोर्ट अब उस समय के एगोन हाई हिल के आधे हिस्से तक फैल चुका था। यह 7 किंगडम में सबसे बदसूरत किलों में से एक था। यह किला लकड़ी, मिट्टी और ईंट का ढेर था और निश्चित रूप से यह एक महान राजा के लिए रहने के लिए सही जगह नहीं थी। और 35 AC में एगोन अपने पूरे दरबार के साथ वापस ड्रैगनस्टोन चले गए और आदेश दिया गया कि एगोन फोर्ट को गिरा दिया जाए ताकि उसके स्थान पर एक नया महल बनाया जा सके। और इस बार उन्होंने यह फैसला किया कि वो पत्थर का महल बनाएंगे। नए महल के डिजाइन और निर्माण की देखरेख के लिए उन्होंने नए हैंड ऑफ द किंग लॉर्ड एलिन स्टोकवर्थ और रानी विशेन्या को नियुक्त किया। पुराने हैंड ऑफ द किंग सर ओस्मन स्ट्रोंग की पिछले साल मौत हो गई थी और एगोन के दरबार में यह मजाक चल रहा था कि राजा एगोन ने रानी विशेन्या को रेड कीप बनाने की जिम्मेदारी इसलिए दी है ताकि उसे ड्रैगनस्टोन पर उसकी मौजूदगी ना झेलनी पड़े। एगोन के कॉन्क्वेस्ट के 37वें साल में ड्रैगनस्टोन में स्ट्रोक की वजह से उसकी मौत हो गई और उस समय लगभग एगोन 64 साल के थे। एगोन की मृत्यु के बाद में उसके पोते एगोन और विसेरिस उसके साथ चैम्बर ऑफ द पेंटर टेबल में थे, जहां पर एगोन अपने दोनों पोतों को पेंटर टेबल पर अपनी जीत की डिटेल बता रहे थे। प्रिंस मेगोर जो उस समय ड्रैगनस्टोन पर ही थे, उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया जब उसके पिता एगोन का पार्थिव शरीर ड्रैगनस्टोन के आंगन में चिता पर रखा हुआ था। राजा एगोन को युद्ध का कवच पहनाकर सजाया गया था और उनके हाथ में ब्लैक फायर तलवार थमाई गई। ओल्ड वलेरिया के दिनों से हाउस टारगेरियन में यह परंपरा थी कि मरे हुए लोगों को दफनाने के बजाय आग में जलाते हैं, तो एगोन की चिता को जलाने के लिए उन्होंने ड्रैगन वेगार की आग का उपयोग किया। राजा के साथ में ब्लैक फायर तलवार को भी जलाया गया, लेकिन बाद में प्रिंस मेगोर ने उसे वापस निकाल दिया। हालांकि इस ब्लैक फायर तलवार की चमक थोड़ी गहरी हो गई, लेकिन वह पूरी तरह से सुरक्षित थी क्योंकि कोई भी साधारण आग वलेरियन स्टील को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एगोन की मौत के बाद उनकी पत्नी विशेन्या, उनके 2 बेटे एनिस और मेगोर और उनके 5 ग्रांड चिल्ड्रन जीवित थे। उस समय प्रिंस एनिस 30 साल के थे और प्रिंस मेगोर 25 साल के। पिता की मौत के समय एनिस हाई गार्डन के दौरे पर थे, लेकिन वो अपने ड्रैगन क्विक सिल्वर पर तुरंत सवार होकर अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए ड्रैगनस्टोन पर पहुंचे। उसके बाद प्रिंस एनिस ने अपने पिता का लोहे और रूबी वाला ताज पहना और ग्रैंड मिस्टर गवेन ने उसे एनिस ऑफ द हाउस टारगेरियन, द फर्स्ट ऑफ हिज नेम, किंग ऑफ द एंडाल्स एंड रोहिनार एंड द फर्स्ट मैन, द लॉर्ड ऑफ द 7 किंगडम एंड प्रोटेक्टर ऑफ द रियलम घोषित कर दिया। किंग एगोन की अंतिम विदाई देने के लिए ड्रैगनस्टोन पर आए हुए सभी लॉर्ड्स ने प्रिंस एनिस के सामने घुटने टेके और उसे राजा मान लिया। जब प्रिंस मेगोर की बारी आई तो एनिस ने उसे उठाकर उसके गाल को चूमा और कहा, भाई तुम्हें मेरे सामने फिर कभी झुकने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर इस साम्राज्य पर राज करेंगे। और उसके बाद राजा ने अपने पिता की तलवार ब्लैक फायर अपने भाई मेगोर को देते हुए कहा, तुम इस तलवार को संभालने के लिए मुझसे भी कहीं ज्यादा अधिक काबिल हो, तुम मेरी सेवा में इसका उपयोग करो, मैं इसी में खुश रहूंगा। यह फैसला बाद में बेवकूफी भरा साबित हुआ, जैसा कि बाद की घटनाओं से पता चलेगा, क्योंकि रानी विशेन्या ने पहले ही अपने बेटे को डार्क सिस्टर तलवार दे दी थी। इसलिए अब प्रिंस मेगोर के पास हाउस टारगेरियन की दोनों वलेरियन स्टील की तलवारें आ गई। हालांकि उस दिन के बाद से केवल ब्लैक फायर का ही उपयोग करते रहे, जबकि उसकी डार्क सिस्टर तलवार ड्रैगनस्टोन के उनके कमरे की दीवार पर टंगी रहती। अंतिम संस्कार के बाद नए राजा एनिस और उसके साथी जहाज में बैठकर किंग्स लैंडिंग पहुंचे, जहां पर मलबे और कीचड़ के ढेर के बीच में अभी भी आयरन थ्रोन खड़ा था। पुराने किले एगोन फोर्ट को गिरा दिया गया और जिस पहाड़ी पर रेड कीप के तहखाने और नींव को खोदा जा रहा था, वहां पर अब गड्ढे और सुरंगें बन गई। नया किला बनना भी शुरू ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हजारों लोग राजा एनिस का स्वागत करने के लिए आए जब एनिस ने अपने पिता का सिंहासन संभाला। इसके बाद राजा एनिस सेप्टन का आशीर्वाद लेने के लिए ओल्ड टाउन के लिए निकले। हालांकि वो अपने ड्रैगन क्विक सिल्वर पर बैठकर कुछ ही दिनों में यह यात्रा पूरी कर सकते थे, लेकिन एनिस ने जमीन के रास्ते पर यह यात्रा करना ज्यादा पसंद किया और उसके साथ में 300 घुड़सवार नाइट और उनके साथी भी शामिल थे। रानी एलिसा अपने घोड़े पर सवार थी और उसके
साथ में उनके 3 सबसे बड़े बच्चे भी शामिल थे। प्रिंसेस रेना जो कि उस समय मात्र 14 साल की थी और वो दिखने में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी जिसे देखकर हर एक नाइट अपना दिल हार बैठता। प्रिंस एगोन 11 साल के थे और प्रिंस विसेरिस 8 साल के थे। उसके छोटे भाई बहन जहरिस और एलिसेन जो कि इस लंबी और कठिन यात्रा के लिए उनको बहुत छोटा माना गया, इसलिए उन्हें ड्रैगन स्टोन पर ही रहने दिया गया। किंग्स लैंडिंग से निकलने के बाद राजा एनिस और उसका काफिला दक्षिण की तरफ स्ट्रॉम एंड की तरफ आगे बढ़ा और फिर पश्चिम की ओर से डोर्निस मार्चेस से होते हुए ओल्ड टाउन पहुंचा और रास्ते में पड़ने वाले हर एक छोटे बड़े किले में मेहमान बनकर रुके। यह तय किया गया कि ओल्ड टाउन से उसकी वापसी हाई गार्डन, लेनिस्पोर्ट और रिवरन के रास्ते से होगी। पूरे रास्ते में सैकड़ों हजारों आम लोग अपने नए राजा और रानी का स्वागत करने के लिए और युवा राजकुमारों और राजकुमारी का उत्साह बढ़ाने के लिए जमा हो गए। प्रिंस एगोन और प्रिंस विसेरिस भीड़ के उत्साह और हर किले में नए राजा और उसके परिवार के मनोरंजन के लिए आयोजित की गई दावतों की मौज मस्ती का आनंद ले रहे थे। लेकिन वहीं पर प्रिंसेस रेना वापस अपने पुराने शर्मीले सभा में लौट आई। स्ट्रॉम एंड में ओरिस बराथियन के मिस्टर ने तो यहाँ तक भी लिखा कि राजकुमारी रेना को वहाँ पर रहने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही उन्होंने कोई भी बात करना पसंद आ रहा था और मुश्किल से ही उसने कुछ खाया था। ना तो वह शिकार पर गई और ना ही बाज से शिकार का खेल खेलती। जब प्रिंसेस रेना को गाना गाने के लिए कहा गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, तो रेना ने उन्हें रूखेपन के साथ मना कर दिया और फिर अपने कमरे में चली गई। प्रिंसेस रेना अपने ड्रैगन ड्रीम फायर और अपनी नई पसंदीदा सहेली मेलानी पाइपर जो कि रिवरलैंड की एक लाल बालों वाली लड़की थी, उससे अलग होने के कारण वह बहुत दुखी थी। जब उसकी माँ रानी एलिसा ने लेडी मेलानी पाइपर को इस रॉयल प्रोग्रेस में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा, तब जाकर प्रिंसेस रेना ने अपनी उदासी छोड़ी और इस सेलिब्रेशन में शामिल हुई। स्टारी सेप्ट में हाई सेप्टर ने एनिस टारगेरियन का उसी तरह से राज्याभिषेक किया जैसा कि उन्होंने उनके पिता एगोन का किया था। राजा एनिस को गोल्डन येलो कलर का सोने का ताज पहनाया गया जिसमें 7 गोल्ड के चेहरे जेड पत्थर और मोतियों से जड़े थे। जब राजा एनिस को फादर ऑफ द फेथफुल का आशीर्वाद मिल रहा था, तब कुछ लोग आयरन थ्रोन पर बैठने की उसकी काबिलियत और उसकी योग्यता पर शक कर रहे थे। वो लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि वेस्टरोस को एक योद्धा की जरूरत है और एगोन के दोनों बेटों में से मेगोर साफ तौर पर ज्यादा ताकतवर और ज्यादा काबिल था। इन फुसफुसाने वालों में सबसे आगे राजमाता रानी विशेन्या टारगेरियन थी और ऐसा कहा जाता है कि रानी विशेन्या ने कहा था, सच्चाई बिल्कुल साफ है, यहाँ तक कि एनिस भी इसे समझता है, वरना एनिस ने मेरे बेटे मेगोर को ब्लैक फायर तलवार क्यों दी होती। वह जानता था कि शासन करने की ताकत केवल मेगोर के पास है। नए राजा एनिस के साहस और काबिलियत की परीक्षा उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी होने वाली थी जितना किसी ने सोचा भी नहीं। कॉन्क्वेस्ट के वार ने पूरे राज्य में गहरे जख्म छोड़ दिए थे। उस युद्ध के बाद जो बेटे अब जवान हो रहे थे, वो अपने मरे हुए परिजनों का बदला लेने का सपना देख रहे थे। नाइट को वो दिन याद थे जब तलवार, घोड़े और कवच वाला कोई भी आदमी लड़कर अपनी मर्जी से धन दौलत और शोहरत हासिल कर सकता था। लॉर्ड को भी वह समय याद जब उन्होंने अपनी प्रजा और स्मॉल फोक पर टैक्स लगाने की आजादी थी या अपने दुश्मन को मारने के लिए राजा की अनुमति की जरूरत नहीं थी। कुछ नाराज और असंतुष्ट लोग एक दूसरे से यह कहने लगे थे, ड्रैगन ने जो जंजीरें बनाई है उन्हें अभी भी तोड़ा जा सकता है, हम अपनी आजादी वापस ले सकते हैं और हमला करने का यह सही समय है क्योंकि यह नया राजा कमजोर है। विद्रोह की पहली शुरुआत सबसे पहले रिवरलैंड के हेरन हॉल के विशाल खंडहरों के बीच में हुई। किंग एगोन ने यह किला अपने पुराने मास्टर एट आर्म सर क्विंटन कोहरिस को दिया था। जब 9 AC में घोड़े से गिरकर लॉर्ड कोहरिस की मौत हो गई तो उनका यह टाइटल उनके ग्रैंडसन गार्गन को मिला। गार्गन एक मोटा और मूर्ख आदमी था जिसे कम उम्र की लड़कियों की लत थी, जिसके कारण उसे गार्गन द गेस्ट के नाम से जाना जाने लगा। लॉर्ड गार्गन जल्दी अपने इलाके में होने वाली हर शादी में पहुंचने के लिए बदनाम हो गया ताकि वह लॉर्ड के फर्स्ट नाइट के अधिकार का आनंद ले सके। लॉर्ड गार्गन से ज्यादा बुरा मेहमान शायद ही कोई और हो सकता था और इस अनचाहे मेहमान की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि वह अपने ही नौकरों की पत्नियों और उनकी बेटियों के साथ में बदसलूकी करता। राजा एनिस अभी भी अपने रॉयल प्रोग्रेस पर थे और किंग्स लैंडिंग की तरफ लौटते समय वह रिवरन के लॉर्ड टली के मेहमान बने हुए थे। तभी एक दासी जिसे लॉर्ड क्विंटन कोहरिस ने सम्मानित किया था, उसके पिता ने हेरन हॉल का पोस्टन
टारगेट एक ऐसे अपराधी के लिए खोल दिया जो खुद को हेरन द रेड कहता था और वो दावा करता था कि वह हेरन द ब्लैक का ग्रैंडसन है। हेरन द रेड और उनके साथी लुटेरों ने लॉर्ड गार्गन को उनके बिस्तर से बाहर खींचा और घसीटते हुए महल के गोड्सवुड में ले गए, जहां हेरन द रेड ने लॉर्ड गार्गन के गुप्तांग काट दिए और एक कुत्ते को खिला दिया। उसमें लॉर्ड गार्गन के कुछ वफादार सैनिक मारे गए और बाकी सैनिकों ने हेरन द रेड का साथ देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद हेरन द रेड ने खुद को हेरन हॉल का लॉर्ड और किंग ऑफ द रिवर घोषित कर दिया। यह आयरन बोर्न नहीं होने के कारण उन्होंने आयरन आइलैंड पर अपना दावा नहीं किया और यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।